हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट थर्ड ऑफ कार्डियोमायोपैथी। तो पार्ट थर्ड ऑफ कार्डियोमायोपैथी में हम इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसके डायग्नोसिस पढ़ने वाले। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियो का पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख सकते हो ताकि आपको पार्ट थर्ड समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, पार्ट थर्ड में इसके साइन एंड सिम्टम्स हम पढ़ने वाले। इसके अलावा पार्ट फर्स्ट ऑफ कार्डियोमायोपैथी में हमने देखा था कि कार्डियोमायोपैथी हार्ट के मसल्स की बीमारी है, जिसकी वजह से हार्ट के जो मसल्स है वो अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ढंग से नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर मसल्स में किसी भी तरह की दिक्कत आ जाएगी, या तो मसल्स वहां बहुत मोटी हो जाएंगी, या बहुत पतली और वीक हो जाएंगी, या वहां पर मसल्स बहुत हार्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से हार्ट अपना पंपिंग एक्शन ढंग से नहीं कर पाएगा। और पार्ट सेकंड ऑफ कार्डियोमायोपैथी में हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। तो मेन जो है वो 3 टाइप्स हमने पढ़े थे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मतलब जिसमें हार्ट के चैम्बर बिल्कुल फैल जाएंगे, बिल्कुल डायलेट हो जाएंगे, वीक और पतले हो जाएंगे और वो ढंग से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। हाइपरट्रॉफिक में हमने देखा था कि जो हार्ट की मसल्स है वो बहुत मोटी हो जाएगी, बहुत थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएंगी। और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हमने पढ़ा था कि जो हार्ट की मसल्स है वो बिल्कुल हार्ड स्टिफ हो जाएंगी। ठीक है, मतलब रॉक लाइक हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो ढंग से डायलेट नहीं कर पाएंगी, फैल नहीं पाएंगी, तो वहां पर ब्लड की फिलिंग भी नहीं हो पाएगी। तो ये हार्ट की मसल्स की बीमारी है। ठीक है, तो यहां पर कार्डियोमायोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स हम देखते हैं कि जो कार्डियोमायोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्टिंग अर्ली फेज में कुछ भी नजर नहीं आते। ठीक है, जब ये डिजीज धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस होती है, मतलब माइल्ड, सीवियर और वेरी सीवियर देन वर्स्ट कंडीशन, तब जाके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग अर्ली फेज में कोई साइन एंड सिम्टम्स में नहीं दिखे जाते। जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है तब जाके इसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो मैंने साइन एंड सिम्टम्स दिखा रखे हैं आपको, वो अलग अलग तरीके से दिखा रखे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनको पूरा कंबाइन भी लिख सकते हो, बट ये बहुत इजी वे है, इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर हम देखते हैं राइट हार्ट। ओके, अगर हमारे राइट हार्ट की जो मसल्स है उसमें कोई पैथी हो चुकी है, कोई डिजीज हो चुकी है, तो अब राइट हार्ट की मसल्स अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगी। ओके, तो राइट साइड जो हार्ट का है वो क्या काम करता है। ओके, तो यहां से इंफीरियर और सुपीरियर वीना कैवा से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिना ऑक्सीजन के जो ब्लड है इम्प्योर फॉर्म में, वो हमारे राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में जाएगा, ताकि वहां पर उस ब्लड में ऑक्सीजन मिल सके और CO2 बाहर निकल सके। ओके, तो ये काम हमारा राइट साइड का होता है। परंतु अगर राइट साइड की मसल्स बिल्कुल वीक हो चुकी है, उसमें कोई डिजीज कंडीशन आ चुकी है, अगर राइट साइड का भाग ढंग से काम नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी में कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला है ब्रीथलेसनेस। क्यों? पेशेंट को सांस में दिक्कत होगी, उसको डिस्निया फील होगा। आप देख सकते हो, अगर राइट वेंट्रिकल से आगे लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा तो लंग्स में एक सफोकेशन फील होगा, पेशेंट को सांस की दिक्कत आएगी। ठीक है, उसको ब्रीथलेसनेस फील होगा। दूसरा है वेट गेन एंड यूरिनेशन। अगर राइट वेंट्रिकल जो है वो बिल्कुल डायलेट हो चुका है, उसमें एक तरह की पैथी हो चुकी है, तो वो अब डायलेशन से क्या होगा, अगर कोई रबर बैंड उसको लगातार खींचते रहोगे तो कुछ टाइम बाद वो रबर बैंड अपनी इलास्टिसिटी खो देगा। ठीक है, और वो बिल्कुल डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसकी वजह से वापस वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। सेम हमारे हार्ट में भी होता है, अगर यहाँ की चैम्बर फैल चुका है तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब आगे ब्लड को नहीं फेंक पाएगा। अगर वो ब्लड आगे नहीं जाएगा तो वो कहां जाएगा, हमारे हार्ट के पीछे जाएगा। तो पीछे अगर वो जाएगा तो राइट एट्रियम से हमारी बॉडी में जाएगा वापस, तो पेशेंट का फिर वेट गेन होगा इसमें, और पेशेंट को यूरिनेशन होगा, उसको बार बार मन करेगा टॉयलेट जाने का, पेशेंट बार बार बाथरूम जाएगा, क्योंकि सारा ब्लड वापस कहां आ रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी आ रहा है। हमारी किडनी में अगर मैक्सिमम ब्लड जाएगा तो मैक्सिमम पेशेंट क्या जाएगा, टॉयलेट जाएगा। ठीक है, उसको यूरिनेशन की अर्ज होगी। फिर है एडिमा ऑफ फीट, एंकल्स एंड लेग्स। वापिस पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है। ज्यादातर हार्ट की कंडीशन में देखा गया है
कि पेशेंट के जो लेग्स है ना उसमें अधिक स्वेलिंग होती है, अधिक एडिमा होता है। इसलिए हम हार्ट के पेशेंट को, जिसको राइट साइड हार्ट फेल है, उसको हम ज़्यादा खड़े होने से मना करते हैं, क्योंकि एकदम से वेट उससे पड़ेगा तो सारा बॉडी का फ्लूइड पैरों में जाता है। ओके, तो इसमें देखा गया है कि पेशेंट के जो फीट है, एंकल्स है, उसके लेग्स है, उसमें स्वेलिंग होगी, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसके पैर सूज जाएंगे। फिर है जीआई ट्रैक्ट एसाइटिस। ठीक है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें भी फ्लूइड भर जाएगा, ब्लड वापस बैकअप हो रहा है। तो पेशेंट के एब्डोमेन में फ्लूइड का भरना, एसाइटिस कंडीशन। पेशेंट के लिवर में फ्लूइड का भरना, हेप्टोमेगाली कंडीशन। ओके, नेक्स्ट हमारा है नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग। क्यों नोजिया, वॉमिटिंग क्यों होगा पेशेंट को? क्योंकि जब पूरा जीआई सिस्टम में फ्लूइड भर रहा है तो पूरा जीआई सिस्टम में स्वेलिंग आ चुकी है, जिसकी वजह से उसका असर हमारे पेट पर भी जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा। तो पेशेंट का स्टमक में भी प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसको नोजिया, वॉमिटिंग फील होगा। ठीक है, और पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट भी इसमें हो जाएगी, ब्लॉटिंग जैसा फील होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट हार्ट फेल। अब लेफ्ट हार्ट का पहले हम फंक्शन जान लेते हैं। ओके, तो लंग से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया, और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन करेगा वो हमारे सबसे बड़ी आर्टरी में, आयोटा में जाएगा, वहां से हमारी आर्टरीज में आएगा, वहां से आर्टरियोस में जाएगा, और इसी तरह से छोटी छोटी कैपिलरीज होती है हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो प्योर ब्लड हमारी बॉडी में कैसे पहुंचा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करा, ठीक है, तभी प्योर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंच गया। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में कार्डियोमायोपैथी हो गई है, लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर डायलेट हो चुका है, या वहां पर हाइपरट्रॉफिक कंडीशन आ चुकी है, कोई सी भी अगर वहां पर पैथी हो चुकी है, तो वहां की मसल्स ढंग से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल है। ठीक है, लेफ्ट साइड हार्ट का काम नहीं कर रहा है। अब पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? पहला है अरिथमिया। अरिथमिया मींस इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, अचानक से हार्ट रेट बढ़ना, अचानक से घट जाना। ठीक है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल ढंग से कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो हमारे ब्रेन तक भी ब्लड नहीं जाएगा, हमारा ब्रेन का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वह एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा जो रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट पे एक प्रेशर पड़ेगा कि भाई जल्दी जल्दी हार्ट बीट करो। ठीक है, हार्ट पे एक ओवरलोड पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन फटाफट करने की कोशिश करेगा और हमको अरिथमिया फील होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मायोकार्डियम मसल्स होती है उसी के अंदर हमारा जो होता है इलेक्ट्रिकल हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है, हमारा एसए नोड, एवी नोड कहां होता है? वो हमारे मायोकार्डियम में होता है। अगर मायोकार्डियम की मसल्स में ही कोई डिजीज है, कोई कंडीशन है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें भी गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी और हमारा हार्ट रेट, हमारा जो इरेगुलर हार्ट रेट है, हमारी अरिथमिया कंडीशन है, वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, सेम वही है। ठीक है, हार्ट रेट पेशेंट की इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि हार्ट पे एक्स्ट्रा वर्क पड़ रहा है, कंडक्शन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है। एंजाइना, पेशेंट को चेस्ट पेन क्यों फील होगा? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, तो सेम हमारे हार्ट भी एक ऑर्गन है, एक हमारा इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, तो हार्ट भी बहुत सारा फंक्शन कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है, तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन देता है? हमारी कॉर्नरी आर्टरीज देती है। तो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में भी ब्लड नहीं आ पाएगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्योर ब्लड को बाहर फेंक ही नहीं पा रहा है या बहुत ही कम ब्लड को बाहर फेंक पा रहा है, तो हमारे हार्ट को भी कम ऑक्सीजन और कम न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स मरनी शुरू हो जाएंगी, हार्ट की मसल्स में डेथ होनी शुरू हो जाएगी, पेशेंट को चेस्ट पेन फील होगा। नेक्स्ट हमारा वीकनेस, फैटिग एंड सिनकोप। वीकनेस क्यों आएगी? जब पेशेंट की पूरी बॉडी में ब्लड कम जा रहा है, इट मीन्स हमारे जो ब्रेन है उसमें ब्लड कम जा रहा है। अगर ब्रेन में ब्लड कम जाएगा तो हमें एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, हमको ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हमें एकदम वीकनेस लगेगा, हमें चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम सिनकोप बोलते हैं। पेशेंट फैटिग फील करेगा, उसको कमजोरी महसूस होगी, उसको अनकॉन्शियसनेस फील होगी। ठीक है, जितनी मेंटल प्रॉब्लम्स होती है जैसे अनकॉन्शियस फील होना, उसको चक्कर आना, क्योंकि ब्रेन तक भी ब्लड नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट है ब्लूइश कलर ऑफ फिंगर एंड लिप्स। ठीक है,
हमारे सबसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से, टिप्स से सबसे लास्ट में ब्लड कहां पहुंचता है, हमारे फिंगर टिप्स में पहुंचता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करने की कोशिश कर रहा है पर बहुत ही कम ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक जा रहा है, और सबसे लास्ट में ब्लड कहां जाता है, हमारे टिप्स में जाता है। तो अगर यहाँ ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे हाथों की और हमारे पैरों की जो फिंगर टिप्स में, उनमें क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर, ओके, एंड लिप्स। नेक्स्ट हमारा कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। अगर लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है, वहां फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा लंग्स में, तो पेशेंट को खांसी आएगी, वो कफ करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो लेटेगा तो उसके लंग्स में फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसको खांसी आएगी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी, क्योंकि वहां एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या हो रहा है, फ्लूइड भर रहा है। फ्लूइड क्या हो रहा है, बैकअप जा रहा है लंग्स में, तो उसको कंजेशन फील होगा। अब देखिए ये सारे सिम्टम्स कैसे बांटे हुए, टाइप्स के बेस पे। अगर हार्ट की जो कार्डियोमायोपैथी है उसमें हार्ट के चैम्बर फैल गए, वहां पर डायलेशन हो गया है, ठीक है। डायलेशन मींस जिस टाइम पे हार्ट के चैम्बर फैल जाते हैं, तो जैसे हार्ट के चैम्बर कोई चीज फैलती है तो उतनी ही पतली हो जाती है, उतनी वो वीक हो जाती है। एक बैलून है, उसके अंदर अगर आप लगातार हवा डालते रहोगे या पानी भरते रहोगे तो कुछ टाइम बाद वो बैलून की जो वॉल है बिल्कुल थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। तो सेम हमारे हार्ट के मसल्स में होता है, वो एकदम फैल चुकी है, डायलेट हो चुकी है, इतना वो डायलेट हो जाती है कि वापस से वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। तो एक साइन सिम्टम्स क्या है मेन, जुगुलर वेनस प्रेशर। जो पेशेंट की जुगुलर वेन्स है, गले की जो वेन्स है, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये साइन सिम्टम एक दूसरे से हल्के बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है तो पीछे हमारी बॉडी में जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा, हमारे जुगुलर वेन्स में जाएगा, ठीक है, जिससे पेशेंट के जुगुलर वेन्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है S3 हार्ट साउंड। S3 हार्ट साउंड क्यों आएगी, हमारी हार्ट में दो तरह के साउंड आते हैं, लब और डब, बट यहां पर S3 हार्ट साउंड देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि डायलेशन में चैम्बर ऑलरेडी ब्लड से भरे हुए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो आगे बहुत कम पास आउट हो पा रहा है। अगर कोई चीज भरी हुई है और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा पत्थर डालो या कोई पानी डालो तो उससे एक अलग से आवाज आती है, उसी को हम बोलते हैं S3 हार्ट साउंड। तो ऑलरेडी हार्ट के चैम्बर में फ्लूइड भरा हुआ है, ऊपर से और भरने की कोशिश कर रहा है, ये जो मिट्रल वॉल्व है यहाँ पर और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो यहां से ब्लड और उसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है जबकि वो ऑलरेडी भरे हुए हैं, ठीक है। तो उससे एक अलग से साउंड आएगी S3 हार्ट साउंड। नेक्स्ट यहां पर डिस्निया ड्यूरिंग एक्टिविटी और लाइंग डाउन, सेम कंडीशन, ओके। डायस्टोल फैल चुके, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे तो ब्लड पीछे जाएगा, तो पेशेंट को लंग्स में ब्लड भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, जिससे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगा, उसको डिस्निया कंडीशन फील होगी, उसको सांस नहीं आएगी ढंग से। वेट गेन एंड पाल्पिटेशन, वापस फ्लूइड हमारी बॉडी में जा रहा है, पेशेंट का वेट गेन कर जाएगा। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन पेशेंट बोलेगा मुझे घबराहट फील हो रही है, ठीक है, मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट एक इरेगुलर वे में बीट करता है, कभी एकदम फास्ट करने की कोशिश करेगा, कभी एकदम स्लो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके मसल्स में बिल्कुल इतनी डिजीज हो चुकी है, इतनी पैथी हो चुकी है कि वो अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट को घबराहट फील होगी, उसको अपनी हार्ट बीट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा हाइपरट्रोफाइक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा, S4 हार्ट साउंड देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हाइपरट्रोफाइड में जो वॉल्स है बहुत थिक हो चुकी है, बहुत मोटी हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर ये वॉल्स बहुत मोटी हो जाएंगी, ज्यादा थिक हो जाएंगी मसल्स, तो यहाँ जो स्पेस है वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और छोटी जगह पे ब्लड की फिलिंग भी कम होगी, ठीक है। और मसल्स इतनी हार्ड हो चुकी है कि जैसे ही वहां ब्लड के अंदर फिलिंग होगी तो उस हार्डनेस, उस थिकनेस की वजह से एक साउंड आती है जिसे हम S4 हार्ट साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरस। क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड बॉडी में बहुत कम सप्लाई हो रहा है, इसी तरह से ब्लड हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में भी कम सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की मसल्स को कम ब्लड मिल रहा है और वहां की मसल्स में नेक्रोसिस हो रही है, वहां की मसल्स की डेथ हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन फील होगा, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लटरिंग और पाउंडिंग फीलिंग इन चेस्ट। पेशेंट को पाल्पिटेशन लगेगा, उसको अपनी हार्ट बीट, धड़कन महसूस होगी, ठीक है, उसको पाल्पिटेशन फील होगा चेस्ट में। नेक्स्ट हमारा रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव मतलब जहां पर जो हार्ट की मसल्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है, बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। अगर कोई सख्त चीज है
बहुत ज्यादा हार्ड है तो वो ढंग से फैल नहीं पाएगी। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या होगा कि वो कॉन्ट्रेक्शन भी नहीं कर पा रही ढंग से और फैल भी नहीं पा रही है, तो ब्लड वापस बॉडी में जाएगा तो जुगुलर वेनस प्रेशर फील होगा। इसके अलावा S4 हार्ड साउंड, क्योंकि वो बिल्कुल हार्ड है, रॉक लाइक, मतलब पत्थर के जैसे एकदम फाइब्रोस वहां बन चुके हैं हार्ड वाले, तो जैसे ही वहां ब्लड अंदर जाएगा तो वहां से भी S4 हार्ड साउंड मिलेगी। इसके अलावा पेशेंट का वेट गेन होगा। ये सारे साइलेंट सिम्टम्स हल्के बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट को वेट गेन क्यों होगा, क्योंकि वापस बॉडी में फ्लूइड जो ब्लड है वो वापस जा रहा है, बैक फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग एंड नोजिया। ब्लॉटिंग नोजिया, जीआई सिस्टम में पूरा फ्लूइड भर रखा है जिसकी वजह से स्टमक में प्रेशर पड़ेगा तो पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग फील होगा, एडिमा होगा, चेस्ट पेन होगा। आप चाहे तो इन साइनस सिम्टम्स को पूरा कंबाइन करके भी लिख सकते हो या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम देखने वाले डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोमायोपैथी। तो किस तरह से हम कार्डियोमायोपैथी की इसमें जांच करते हैं। तो पहला जो हम देखेंगे वो मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं पेशेंट का। तो मेडिकल में आपको पेशेंट की पूरी जो पास्ट पुरानी हिस्ट्री है, जो अभी प्रेजेंट हिस्ट्री है, वो सारा डाटा कलेक्ट करना है। इसमें आप पेशेंट को क्वेश्चंस कर सकते हो कि आपको पहले पास्ट में कोई डिजीज थी या नहीं थी, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो उससे आप पता करोगे। उससे आप पूछ सकते हो कि आपकी फैमिली में पहले किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी थी या फिर नहीं थी, या फिर अभी प्रेजेंट में उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसको कैसा महसूस कर रहा है, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, उसको दिल की धड़कन कैसे महसूस होती है, या फिर उसको और क्या परेशानी है। इसके अलावा पेशेंट से पूछ सकते हो कि आपको किसी ड्रग से एलर्जी थी या नहीं थी, या फिर आप प्रेजेंट में कौन कौन सी ड्रग्स ले रहे हो। ठीक है, कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हो। तो ये सारे जो मेडिकल क्वेश्चंस है पास्ट के और प्रेजेंट टाइम के, वो सारा आपको इसमें पूछना है। नेक्स्ट आता है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन। कंप्लीट हमारा हेड से लेकर टो तक इसमें एग्जामिनेशन होगा। इसमें आप पेशेंट के पूरे कंप्लीट बॉडी के वाइटल साइंस भी चेक करोगे। इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस हमारे बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, सारा इसमें आप पेशेंट का देखोगे। इसके अलावा आप पेशेंट को फिजिकली नोटिस कर सकते हो कि कहीं उसकी बॉडी में कोई स्वेलिंग या फिर एडिमा तो नहीं है, उसके हाथ या फिर उसके पैर या फिर एब्डोमेन जो रीजन है वो एसाइटिस के कारण फूला तो नहीं है। ठीक है, आप उसकी जुगुलर वेन्स जो हमारी होती है उनमें कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। तो ये सारा आप इसमें जांच करोगे। इसके अलावा जो फिजिशियन होगा वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से पता कर सकता है कि लंग से कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है, क्योंकि लंग्स में कार्डियोमायोपैथी के दौरान अगर ब्लड वापस जाता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है, तो लंग्स की प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है जिससे लंग्स में अलग से क्रैकलिंग साउंड आती है। या फिर आप उसके हार्ट की जो साउंड है वो इसमें जांच सकते हो कि हार्ट से कोई मरमरिंग साउंड तो नहीं आ रही है। तो पहला हमारा क्या था, मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा जो टेस्ट होता है वो है हमारा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्यों, क्योंकि जब भी जो कार्डिक सेल्स होती है, मसल्स होती है, जब भी उनमें डेथ होती है हमारी कार्डिक मसल सेल में, तो वो एक कार्डिक मार्कर को रिलीज करती है। ठीक है, ब्लड में एक कार्डिक मार्कर रिलीज होता है जैसे कि ट्रोपोनिन हो गया, CKMB हो गया, मायोग्लोबुलिन हो गया, BNP हो गया, ProNBNP हो गया। तो ये सारे कार्डिक मार्कर की जांच हम ब्लड टेस्ट में करेंगे कि कहीं हमारी हार्ट की कोई मसल्स डैमेज है या फिर नहीं है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसमें हमको कोई भी पैथोलॉजी जो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में पता लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो कार्डियोमायोपैथी बीमारी होती है हार्ट की, वो कई बार बैक्टीरियल और कई बार वायरल इन्फेक्शन से भी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है मायोकार्डाइटिस, जिसमें हमारे मायोकार्डियम मसल्स की जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन आता है ड्यू टू वायरस। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से हमें पता लगता है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कैसा है। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनमें थोड़ा गड़बड़ होता है, इम्बैलेंस होता है, तो हमारे हार्ट की जो रिदम है वो ढंग से नहीं चल पाती है। मतलब हमारे हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, SA नोड, AV नोड जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसमें गड़बड़ आएगी और हार्ट एक इररेगुलर वे में बीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सारा हम ब्लड टेस्ट में जांचेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं इंपॉर्टेंट, हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी के डिजीज के कारण हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड नहीं जा पाता है, तो क्या वो ऑर्गन ढंग से फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ब्लड टेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि इसमें हम जो किडनी है KFT इसमें टेस्ट करेंगे, इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, किस तरह से हमारा किडनी और लीवर काम करता है जब हमारी बॉडी से ढंग से जो हार्ट है वो ब्लड को नहीं
देख पा रहा है, ठीक है। तो इसमें पूरा हम ब्लड का टेस्ट लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारा चेस्ट एक्सरे। अब चेस्ट एक्सरे से हमको बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि पेशेंट का जो हार्ट है वो कैसा है। कार्डियोमायोपैथी में अगर पेशेंट के चैम्बर डायलेट हो गए हैं, बिल्कुल फैल गए हैं, तो वो हमको चेस्ट एक्सरे में उसका डायलेशन दिखाई देगा। अगर जो लंग्स है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, या फिर जो लंग्स की प्लूरल कैविटी है उसमें फ्लूइड भर चुका है, तो वो भी हमको चेस्ट एक्सरे में शो हो जाएगा। तो चेस्ट एक्सरे में हम बिल्कुल क्लियरली जो हमारा लंग्स और जो हमारा हार्ट है उसको देख सकते हैं, ठीक है। उनका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा उसमें एक्सरे में, या फिर लंग्स में हमको फ्लूइड जो वाइटिश पार्ट है वो पूरा अलग से दिखाई देगा। फिर हम क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट, इकोकार्डियोग्राम। देखो, इको मतलब होता है साउंड वेव्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के चेस्ट में क्या करते हैं, एक प्रोब को घुमाते हैं, ठीक है। वो प्रोब एक साउंड छोड़ता है, वो साउंड हार्ट से टकराता है और वापस आता है, उसी को हम इको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो साउंड वापस आएगा तो इसमें हमको बहुत सारी जो एक्सरे इमेजेस है हार्ट की वो देखने को मिल जाएगी। उन सारी एक्सरे इमेजेस को जोड़ के वो एक वीडियो के फॉर्म में दिख जाएगा कि मतलब अभी प्रेजेंट में हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो एक वीडियो की फॉर्म में हमको हार्ट की बिल्कुल 3 डायमेंशनल इमेजेस देखने को मिल जाती है कि क्या चैम्बर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ पर वॉल्व वगैरह है क्या वो ढंग से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा जो हार्ट है उसमें किस तरह का कार्डियोमायोपैथी हुआ है, उसकी मसल्स हमको देखने को मिल जाती है कि क्या पता वो मसल्स डायलेट है, या फिर वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, या फिर वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। और इकोकार्डियोग्राम हमको एक और चीज शो करता है, उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। कितना हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को बाहर पंप कर रहा है, तो हमको इकोकार्डियोग्राम से इजेक्शन फ्रैक्शन भी देखने को मिल जाता है। हार्ट का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है, और जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज है उनमें ब्लड किस तरह से फ्लो कर रहा है। तो कंप्लीट हमको हार्ट का इसमें व्यू मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। जिस टाइम पे हम रेस्ट करते हैं या फिर नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, खा रहे हैं, बैठ रहे, तो नॉर्मली हमारा हार्ट वर्क करता है। बट अगर हम थोड़ा बहुत रनिंग करना शुरू कर दे या फिर हल्की बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, तो उस टाइम हमारा हार्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम जानबूझकर पेशेंट को कोई ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं जिससे कि हार्ट के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़े। और इसमें हमें जांच करते हैं कि अगर जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उस टाइम पे हमारा हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, क्या वो ढंग से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसमें कोई इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इस दौरान डॉक्टर क्या करता है, कई बार अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाता तो उसको बाहर से कोई ऐसी दवाई देते हैं, फिजिशियन के ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ऐसी दवाई दी जाएगी जिससे कि हार्ट पे एक स्ट्रेस पड़े, एक दबाव पड़े। और हम ये जांचेंगे कि जिस टाइम ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं हम, उस टाइम पे हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है बॉडी में, ठीक है। उसका भी एक ईसीजी निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम जो टेस्ट करते हैं इसमें वो है कार्डिक कैथेटराइजेशन। एंजियोग्राफी आपने सुना होगा, ठीक है। तो कार्डिक कैथेटराइजेशन में हम किस चीज को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पेशेंट की कॉर्नरी आर्टरीज को। हार्ट में जो कॉर्नरी आर्टरीज होती है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्लेग जमा है, तो उसके कारण भी कार्डियोमायोपैथी होती है, ठीक है। क्योंकि जो हार्ट को मेन 3 पंपिंग हमारी कॉर्नरी आर्टरी है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। अगर उन कॉर्नरी आर्टरी में कोई प्लेग डिपोजिशन है या फिर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन अगर उन कॉर्नरी आर्टरी में, तो हमारे हार्ट के किसी भी एक चैम्बर को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा और वहां की मसल्स डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ की मसल्स डैमेज हो गई, इस रीजन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ की मसल्स में स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पर फाइब्रोसिस हो जाएगा, जिसके कारण रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होता है या फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होता है। तो कॉर्नर इसमें कार्डिक कैथेटराइजेशन में हम पेशेंट के ग्रोइन से या फिर उसके रिस्ट की आर्टरी से एक फ्लेक्सिबल कैथेटर को डालेंगे। उस कैथेटर के अंदर हम एक डाई को डालते हैं, फिर इसको एक पूरे मॉनिटर पे हम विजुअलाइज करते हैं कि डाई कितना जा रहा है। जहां पर भी ब्लॉकेज होगा उसके आगे वो डाई नहीं पहुंच पाएगा और वहीं पर ही वो डाई ऐसे रेडियो की फॉर्म में, मीन्स एक रेडियो एक्टिव की फॉर्म में वहां पर वो इकट्ठा हो जाएगा। इट मीन्स हमें विजुअलाइज हो जाएगा कि इस वाले भाग में कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉकेज है,
ठीक है। तो ये हम इसमें जांच करते हैं कार्डिक कैथेटराइजेशन में, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी में कोई डिजीज होती है, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तब जाके भी हमारा क्या होता है, कार्डियोमायोपैथी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो इसको ईसीजी या फिर ईकेजी बोलते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एक ग्राफिकल फॉर्म में हम हार्ट का पूरा इसमें रिदम निकालते हैं। मतलब इसमें हम पूरा हार्ट का रेट कैसा है, उसकी रिदम कैसी है, वो सारा चेक करते हैं। ठीक है, एक पेपर की फॉर्म में एक ग्राफ पूरा बन के आता है, जिसमें कि हमारा हार्ट किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, किस तरह से रिलैक्सेशन कर रहा है, वो सारा हमें उस ग्राफ में नोटिस होता है। इसके अलावा आप ईसीजी में अगर पेशेंट को पहले कोई पास्ट में हार्ट अटैक आया है, या फिर उसको कोई बंडल ब्रांच है, या फिर उसको एट्रिया वेंट्रिकुलर कोई बंडल ब्रांच है, वो भी इसमें नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो सेगमेंट्स दिए होते हैं ईसीजी की वेव में, उससे हम जांच कर पाते हैं कि हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो एक ग्राफिकल फॉर्म में हार्ट का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जो हम नोटिस करते हैं एक पेपर में। ठीक है, इसमें रेट, रिदम और हार्ट की इंटेंसिटी कितनी है, उसको हार्ट अटैक तो नहीं है, उसका एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तो नहीं है, ये सारा हम इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डिक सीटी एमआरआई स्कैन। ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म के प्रोसीजर है। सीटी मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी एंड एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसमें हाई रेजोनेटिंग वेव्स निकलती है, जैसे कि हमारी रेडियो वेव्स हो गई है, हमारी मैग्नेटिक वेव्स हो गई। ठीक है, तो ये हार्ट का हमको कंप्लीट 3 डायमेंशनल पिक्चर देती है। इसमें हम हार्ट को पूरा जांच कर सकते हैं कि उसके चैम्बर किस तरह से है, जो उसकी मसल्स और जो उसके सेल्स और टिश्यू है उनमें किस तरह की कार्डियोमायोपैथी है, क्या वो डायलेटेड है या फिर हाइपरट्रॉफिक है या फिर वो रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, इसमें हम सेल्स को, उनकी मसल्स को बारीकी से जांच कर सकते हैं, और जो हार्ट की वॉल्व है, ठीक है, जो हार्ट की बाहर की वॉल्व है वो कितनी थिन है, कितनी नहीं है। इसके अलावा इसमें जो कॉर्नरी आर्टरी है उसमें ब्लड कैसे जा रहा है, हार्ट के वॉल्व ढंग से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारा हम सीटी और एमआरआई स्कैन में पता कर सकते हैं। ये एडवांस्ड फॉर्म के प्रोसीजर है, जो कि मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स के द्वारा इनके हम हार्ट की कंप्लीट पिक्चर्स लेते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो हार्ट की डिजीज़ होती है, खासकर कार्डियोमायोपैथी, इसका जो मुख्य कारण है वो जेनेटिक ही होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो हाइपरट्रॉफिक है और जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, इसका जो मेन 50% केसेस है वो क्यों है, जीन्स के द्वारा। अगर माता पिता के जीन्स में या फिर उनके जो पेरेंट्स थे, ओल्ड पेरेंट्स में किसी को कभी कार्डियोमायोपैथी रहा है, तो किसी ना किसी जनरेशन में वो आ ही जाता है। मीन्स ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ये एक हेरिडिटरी है। ठीक है, ये आगे ट्रांसफर होता है, इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग में हम पेशेंट के जो जीन्स होते हैं उनका डीएनए को देखेंगे कंप्लीट, कि उसके डीएनए में या फिर उसके जीन्स में कोई म्यूटेशन मतलब कोई बदलाव है कि नहीं है। ठीक है, अगर उसके जीन्स में कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, तब जाके भी कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। तो जेनेटिक टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है होल्टर एंड इवेंट मॉनिटर। जो हमारा ईसीजी होता है ना, वो तो हम इमीडिएटली जिस टाइम पेशेंट हॉस्पिटल में आया उस टाइम पे हमने पेशेंट की जो दिल की धड़कन थी, पूरा जैसे कैसे काम कर रहा है उसका दिल, वो हमने तुरंत उसी टाइम निकाल लिया। बट अगर पेशेंट को हमको 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्व करना है, पूरे एक दिन के लिए ऑब्जर्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो पेशेंट की बॉडी पे हम क्या अटैच कर देंगे? होल्टर एंड इवेंट मॉनिटर। ठीक है, ये एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस होता है जो पेशेंट की बॉडी पे नॉन इन्वेसिव तरीके से अटैच कर देते हैं। फिर ये जो 24 घंटे की जो पूरी एक्टिविटी है पेशेंट की, उसमें पेशेंट कुछ भी खा रहा है, बैठ रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, वो सारा का सारा उसमें डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा ग्राफिकल फॉर्म में। और अगर कोई मेजर इवेंट हुआ है, मतलब अगर पेशेंट कोई एक्सरसाइज कर रहा है या फिर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो उस टाइम पे उसको दिल में कैसा फील हो रहा है, उसकी धड़कन क्या अर्धेमिक वे में धड़क रही है कि नहीं धड़क रही है, वो सारा इवेंट उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्ट्रेस कंडीशन है हार्ट की, वो सारा हमारा होल्टर एंड इवेंट मॉनिटर में डिटेक्ट हो जाएगा, जैसे कि ईसीजी में होता है। बट ईसीजी में एक टाइम के लिए होगा, जिस टाइम पेशेंट हॉस्पिटल में आया, ठीक है, इमीडिएटली निकलता है। बट होल्टर एंड इवेंट मॉनिटर पूरे 24 आवर्स की एक्टिविटी है हमारे हार्ट की। नेक्स्ट आता है इसमें मायोकार्डियल बायोप्सी। बायोप्सी हम किसी भी ऑर्गन्स के सेल का ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमको जांच किसकी करनी है? हार्ट के मसल्स की करनी है। तो हमने यहाँ पर कार्डिक सेल लिया है, मायोकार्डियल सेल लिया है। हम इसमें हार्ट की मसल्स की जांच करेंगे।
तो बायोप्सी मतलब होता है किसी सेल या टिश्यू का टुकड़ा ले देना, ठीक है, और उसको हम कल्चर के लिए आगे लैब में भेज देंगे, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उससे हमने हार्ट के सेल या फिर टिश्यू को लिया है। जिस टाइम हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं उसी टाइम हम बॉडी से एक सेल या टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हम कल्चर के लिए आगे भेज देते हैं, आगे लैब में सेंड कर देते हैं। तो वहाँ एक प्रोसेस होता है पूरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें कि हमको कि उस मायोकार्डियम में किस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, वो मायोकार्डियम हाइपरट्रॉफिक फॉर्म में क्यों जा रही है या फिर रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म में क्यों जा रही है, क्या उसके सेल में, क्या उसके जीन में कोई बदलाव है या फिर नहीं है, ठीक है। इससे हमें जेनेटिक भी पता लग जाएगा बायोप्सी से। इसके अलावा क्या उसके सेल में कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है वो पता लग जाएगा। यही पता हो सकता है इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हार्ट की जो सेल्स है उनमें इतने बदलाव आ रहे हैं, वहां पर हाइपरट्रॉफिक हो रहा है, वो डायलेट क्यों हो रही है, ठीक है। तो सारा हमको बायोप्सी से जांच हो जाएगा। और बायोप्सी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर को पता करना पड़ता है कि कौन से टाइप की कार्डियोमायोपैथी है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होगा, क्या वो डायलेटेड है या फिर रिस्ट्रिक्टिव है या फिर हाइपरट्रॉफिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कार्डियोमायोपैथी होती है, तो उसको जांच करने के लिए भी जेनेटिक जो ये बायोप्सी है, मायोकार्डियल बायोप्सी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम। ये भी एक तरह का इकोकार्डियोग्राम है क्योंकि इकोकार्डियोग्राम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रांसथोरेसिक हो गया, ट्रांसइसोफेगल हो गया। तो ट्रांसथोरेसिक में हम हार्ट के पोस्टीरियर रीजन के पीछे वाले भाग को भी जांच कर सकते हैं कि जो पोस्टीरियर भाग है, पीछे वाला भाग है, वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो ये भी एक तरह का इकोकार्डियोग्राम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कार्डियोमायोपैथी के पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, या फिर आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। थैंक यू।